चलो एक क्वेश्चन देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे करवा दिए थे, ठीक है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं। और इस क्लास का अपना टारगेट है कि मेरे को आप लोगों को मैनेजर का रेम्यूनरेशन या मैनेजर का कमीशन और लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट समझाना। तो जिसका रूल वगैरह तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, अब अपन उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुभाष, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुभाष प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 and 31st of March 2021 and balance sheet as on that date after giving effect to the under mentioned adjustment। तो ये जो दिया हुआ है क्या है, अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और साथ में नीचे में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट। हम जानते हैं कि जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में रहती है उसकी कितने बार एंट्री होती है, और जो भी चीजें एडजस्टमेंट में रहती है उसकी कितने बार एंट्री होती है, 2 बार। बस इसी रूल को अपने को मतलब फॉलो करना है पूरा आखिरी तक। देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, कैरियज इनवर्ड, डिपॉजिट विथ आनंद, मतलब आनंद के पास हमारा पैसा जमा है, कैरियज आउटवर्ड, लोन टू अशोक 5% ऑन 1% ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को हमने लोन दिया है 5% में, अशोक को हमने लोन दिया है, लिया नहीं है। पता कैसे चला, क्योंकि ऊपर में डेबिट बैलेंस लिखा है इसलिए। रेंट, परचेस, डेटर्स, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, पेटेंट, कैशेड बैंक, डिस्काउंट, वेजेस, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल, परचेस रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अशोक, मतलब अशोक से हमको ब्याज मिला, अशोक को हमने जो लोन दिया है उससे हमको ब्याज मिला। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जीएसटी को क्या करके दिखाना है, एडजस्ट करके दिखाना है। अब आगे एडजस्टमेंट्स। द मैनेजर ऑफ मिस्टर सुभाष इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मिस्टर सुभाष का एक मैनेजर है जिसको नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है, लेकिन ये जो 10% निकलेगा वो उस नेट प्रॉफिट पर निकलेगा जो उसके कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है। नहीं, ये लाइन देखो, आप लोगों को एक वर्ड यहां पर ध्यान देना, बस कौन सा, बाकी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आप लोगों को, बस आफ्टर वर्ड को आप लोग ध्यान देना, बाकी आगे मेरे फॉर्मूले के ऊपर छोड़ देना सब चीज। क्लियर है? आगे इंक्रीज बैड डेट बाय 60,000, आपको बैड डेट जो है ना उसको 60,000 रुपए से बढ़ाना है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। 3 चीज है इसके अंदर, बैड डेट भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच were destroyed by fire on 25 March 2021, but the insurance company admitted the claim of ₹1,13,000 only and paid it in 2021-22। आग लग गई, कितने रुपए का माल जल गया, 1.5 लाख का, और 1.5 लाख का तो इसकी कॉस्ट थी, उसमें जीएसटी वीएसटी भी जो भरे थे वो भी गया। कितने हिसाब से जीएसटी भरे थे, 6%, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बोलती कि ठीक है हम आपको क्लेम देंगे, कितने रुपए का, 1,13,000 का। ₹20,000 आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट आर टू बी फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवर्टीजमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, वो उसमें से 20,000 रुपए ऐसा है जो अगले साल के लिए है। और द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 18,79,200 रुपए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरी गारंटी है ये पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों से नहीं बनेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि 80% बच्चों से नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो 80% बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें बच्चा अपना धैर्य खो देता है बनाते बनाते बीच में। तो मैं जो आप लोगों को रूल बता रहा हूं आप लोगों को,
बिल्कुल उसको अगर फॉलो करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। बनाए क्वेश्चन पूरा मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, भी लिखना मत। चलो सबसे पहले तो मैं इस एक ही पेज में सॉल्व करूंगा, इसलिए ना एक पेज को 20 से ऐसे डिवाइड कर लेता हूं और छोटा छोटा फॉर्मेट बना लेता हूं, 3 ठोक। पहला कौन सा अकाउंट बनता है अपना? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो तीसरा क्या बनेगा अपना? बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब हमारा नियम जो है, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड नंबर पर जो बना रहे हो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड नंबर पर हम बना रहे हो क्या है? बैलेंस शीट। एकदम आराम से बनाओ, कोई चीज का हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को क्या करते हैं भाई? कैपिटल में माइनस करते हैं। तो कैपिटल तो अभी आया नहीं है, तो कैपिटल लिख के बस छोड़ दो, माइनस क्या कर दो? कितना रुपया है ड्राइंग्स बोलो? हाँ, 3,25,000 रुपए है। देखो 3,25, ठीक सही बोल रहे हो। तो अभी कैपिटल आया नहीं है करके लिख नहीं रहे, 3,25। बस एक एक करके आइटम उठाना है ट्रायल बैलेंस से, और जहां जहां उसकी एंट्री होती करते जाना है। ड्राइंग्स हो गया। सेकंड नंबर पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? अमाउंट कितनी है? 17,44,000। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या होता है, पेपर का अपना खुद का प्रेशर रहता है। तो जैसे ना, इसकी अमाउंट को ऊपर वाली ले लेंगे, इसकी अमाउंट नीचे वाली ले लेंगे, ये छोटी छोटी क्लैरिकल मिस्टेक होती है। तो आप लोग एक काम करना, छोटी वाली स्टील की स्केल मिलती है, तो बिल्कुल है ना, स्केल से आप लोग है ना, इसके सामने क्या क्या होता है, कौन से चीज की अमाउंट कहां पर है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 17,44,500 रुपए कहां आता है ये? 17,44,500 रुपए। क्लियर है मेरी बात? ये भी हो गया। सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं? सेल्स में माइनस करते हैं। तो अभी सेल्स आया है क्या? नहीं। तो सेल्स कहां आता है वो तो मालूम है ना आप लोगों को, बाय। कितना है? 55,000 सेल्स रिटर्न यहां माइनस होता है। ठीक है, कैरियज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? डायरेक्ट। तो इसकी एंट्री कहां होगी? अमाउंट है कितनी? 1,24,000 रुपए। एक मिनट ना, क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ। ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है, नेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया है। रुको, चलो पहले यहाँ पे, इसके बाद तो परचेस आता है। यहाँ पर लिख लो क्या? कैरिज इनवर्ड, जगह छोड़ के। कितना है? 1,24,000। मैं एक मिनट ना देख कर आया, वहां पे ना कुछ नेट का प्रॉब्लम आ गया।
हाँ दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, नेट है ना उधर से कुछ चला गया था। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं, ज्वाइन तो होगा जब हो जाएगा। देखो इधर, कैरेज इनवर्ट अपन ले लिए 1,24,000 रुपए। कैरेज इनवर्ट के बाद क्या है, डिपॉजिट विथ आनंद, ये हमारे लिए क्या है, एसेट। डिपॉजिट विथ आनंद मतलब हमारा पैसा आनंद के पास जमा है, तो लाइबिलिटी है। आनंद का एसेट है, अगर आनंद का हमारे पास जमा रहता तो लाइबिलिटी होता। ठीक है, नेट चला गया था, इस वजह से आप लोगों की क्लास हो गई थी, अभी मैंने रिकनेक्ट किया है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। तो अपन कहां थे, डिपॉजिट विथ आनंद, ये हमारे लिए एसेट है, मतलब हमारा पैसा आनंद के पास जमा है। कितना रुपया, 1,37,500, तो हमारे लिए एसेट होता है। एक लाख 37,500 रुपए। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 72,500। ₹72,500, ये भी हो गया। लोन टू अशोक, हमने अशोक को लोन दिया, ये मेरे को पता कैसे चल रहा है, ऊपर डेबिट बैलेंस लिखा है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, ये हमने, हमारे लिए एसेट है सारी चीजें। हमने अशोक, और यहाँ पे टू वर्ड भी लिखा है ना, टू मतलब हमने दिया है। लोन फ्रॉम लिखा रहता मतलब हमने लिया है। अशोक को लोन लिखा है, टू मतलब को, फ्रॉम मतलब से, तो एसेट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने में दिए हैं, 5%। और कब दिए हैं लोन, 1 अप्रैल 2020 को। और कितने का लोन है, 1 लाख। तो यहां लिखो लोन टू अशोक। ठीक है, आगे रेंट, ये जो रेंट दिख रहा है हमारे लिए क्या है, खर्चा है। 82,500, 82,000 सॉरी, 82,000। रेंट में कोई एडजस्टमेंट था क्या भाई, था ना, नहीं था ना, ठीक। तो 82,000 सीधा ले लो। 80 है कि 82 है, परचेस 12,97,000 रुपए, 12,97,000। तो परचेस की जगह कहां पर, यहां पे है टू। ठीक है, उसके बाद डेटर्स 4 लाख रुपए, डेटर्स में एडजस्टमेंट है तो 4 लाख लिख के अमाउंट को अंदर करेंगे। ये हो गया डेटर्स।
गुडविल 1,73,000। थोड़ी सी जगह ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि तीन तीन एडजस्टमेंट है इसमें। गुडविल 1,73,000 गुडविल। उसके बाद क्या है गुडविल के बाद? एडवर्टीजमेंट 95,400 एडवर्टीजमेंट। अच्छा सुनो मेरी बात, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि नहीं है? तो इसको अपन अंदर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। कितना था? 95,000। 95,400 रुपए था एडवर्टीजमेंट। उसके बाद क्या है अपने पास? बैड डेट 40,000। ये जो बैड डेट अंदर में दिख रहा है वो कौन सा वाला है? ओल्ड है। ओल्ड वाले बैड डेट की एक बार एंट्री होती है बस ना। नहीं, उसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो 50,000 रुपए यहां पेटेंट का लिख दो। पेटेंट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। ₹50,000। कैश एट बैंक 43,400। तो यहां लिखेंगे कैश एट बैंक। उसके बाद क्या है हमारे पास? डिस्काउंट 33,000 रुपए। ये कहां लेंगे? प्रॉफिट लॉस। वेजेस 75,400 रुपए। इसको कहां लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को छोड़ दो, इसके लिए है ना एक हमको वर्किंग करनी पड़ती है, तो यहां लिख देता हूं मैं। इनपुट और इनपुट कितना है बोलो? 19,400 और 19,400 आएगा तब लिख देंगे। ये फाइनल अमाउंट एडजस्ट होने के बाद हम दिखाते हैं उसको बैलेंस शीट में ना। तो अभी मैं इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लिख के छोड़ दिया बाहर में। तो बताओ डेबिट साइड मैंने ट्रायल बैलेंस का पूरा खाली कर दिया। कोई भी एक ऐसा आइटम है जो छूटा हुआ है? नहीं। अब आप लोग क्रेडिट साइड का खाली करते चलो, बताते जो आप लोग। कैपिटल कितना है? 15 लाख रुपए। हमने जगह छोड़े हुए थे। परचेस रिटर्न कहां माइनस होगा? परचेस में कितना रुपए है? 84,000 है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अशोक। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अशोक मतलब हमको ब्याज मिल रहा है उससे, तो यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू अशोक। एक हिडन एडजस्टमेंट है जो आप लोगों को नहीं पता है, जो मैं बताऊंगा लास्ट में। कितना है बोलो? 2,500 रुपए। अभी बता दूं, हिडन एडजस्टमेंट, छुपी हुई एडजस्टमेंट जो कहीं पे लिखी नहीं हुई है पूरे क्वेश्चन में लेकिन है। अशोक को देखो, अशोक को लोन टू अशोक अपन लिखे थे, कितना था? ये तो मैंने एंट्री कर दिया है क्वेश्चन में। लोन टू अशोक देखो कहां है, ये दिख रहा है आप लोगों को? लोन टू अशोक लिखा हुआ है और उसको लोन क्या रेट के हिसाब से दिए अपन और कब दिए हैं? 1 अप्रैल 20 को। और हम जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो कौन से डेट का है? 31 मार्च 2021 को। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पूरा 12 महीना होता है। तो 12 महीने का जो हम अशोक को लोन दिए 1 लाख का, तो 5% के हिसाब से कितना ब्याज बनना चाहिए? मतलब हमको कायदे से ब्याज मिलना कितना चाहिए? लेकिन मिला कितना है? 2,500 मिला है। तो बाकी 2,500 कहां है? बाकी 2,500 कहां है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमको लेना हो गया है लेकिन दिया नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये छुपा हुआ कहीं पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। और मैं क्यों बोला ये क्वेश्चन 80% बच्चों से नहीं बनेगा? क्योंकि
ऐसे बच्चों लोगों की मैं जान रहा हूं ना, मैं मिला हूं व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली तो जानता हूं बहुत सारे बच्चों को कि उनकी उस लेवल की तैयारी नहीं रहती, ऐसे ही समझ लेते हैं बस बी कॉम को कुछ भी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अशोक को हमने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, साल के शुरुआत में 1 तारीख को 2020 का महीना था, ठीक है, 2020 का साल था, अप्रैल का महीना था, 1 तारीख को दिए थे, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिए थे, 5%। तो कायदे से पूरे 1 साल का ब्याज कितना मिलना था, 5%। लेकिन दे के कितना रखा है अगला, 2500 रुपए दिया है। तो आपको खुद सोचना चाहिए ना यार कि 5000 लेना था, 2500 ही दिया, तो बाकी 2500 कहां है, डूब गया, नहीं मानना। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्रूड मतलब लेना बाकी है, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिखे ना अभी, तो उसके अमाउंट को क्या करेंगे, अंदर में लिखेंगे, छुपी हुई एडजस्टमेंट है, आपको सोचना पड़ेगा भाई ये चीज। चलो आगे, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है 13,000 रुपए, क्या है ये, अगर ये एडजस्टमेंट में रहता तो ऐड होता और लायबिलिटी में जाता, ये तो सिर्फ कहां दिया हुआ है अभी हमको, तो इसकी एक ही बार एंट्री होगी, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में उठा के लिख दो। कितना रुपए था आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना रुपए, 13,000 रुपए। क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए, कहां था क्रेडिटर, कितना रुपए था, 3 लाख। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये पुराना वाला प्रोविजन है भाई, ओल्ड वाले प्रोविजन का क्या करते हैं, पीएल के क्रेडिट साइड में डाल दो, बाय कितना रुपए था, अमाउंट कितनी थी मैं भूल गया, 1,20,000, सॉरी मैं भूल गया था, 1,20,000। प्रोविजन नया वाला डेबिट होता है जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, और जो क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है वो पीएल के क्रेडिट में जाता है। और इसकी अमाउंट भी देखो ना भाई, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी हुई है, तो आप कैसे कोई भी चीज क्रेडिट साइड वाली उसको पीएल के डेबिट में ले सकते हो। जो चीजें मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना, शायद आपको इसके पहले कभी बोला नहीं हूं मैं, जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दी है वो 3 जगह आ सकती है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी चीजें दी हुई है 3 जगह आती है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगी, या फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगी, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी। और जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी हुई है तो वो 3 जगह जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, पीएल के क्रेडिट में, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो देखो हमने कैपिटल कहां लिया था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। परचेस रिटर्न कहां लिए हैं, अब कहीं कहीं पे कोई चीज एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद। अपवाद मतलब अगर आप डेबिट साइड की चीज को क्रेडिट में लिख रहे हो या क्रेडिट साइड की चीज को डेबिट में लिख रहे हो तो इसको माइनस करके दिखाना पड़ता है। तो इसलिए परचेस रिटर्न दिखता डेबिट में, लेकिन किस में दिखता है, माइनस में। अगर उसको माइनस ना करके आप क्रेडिट में लिख दोगे तो सही आंसर आएगा उससे भी। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड दिखता है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन उसको अपन कहां दिखाते, क्रेडिट में, इसलिए उसको माइनस करके दिखाना पड़ता है। डायरेक्ट भी लिखोगे तो आंसर आएगा, लेकिन उसका क्या प्रेजेंटेशन के ऊपर, सेल्स को सेल्स रिटर्न में माइनस करते और परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। और सेल्स 27,91,400 रुपए, तो सेल्स रिटर्न था ना अपने पास, 27,91,400 रुपया, क्या आ गया सेल्स। सेल्स के बाद क्या है अपने पास, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, कितना कितना रुपए है, 38,000। जब भी जीएसटी रहेगा तो उसको पहले बाहर में कॉलम बना लेना है, एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट लेना। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस खाली। इतना भी काम करके आ गए ना पेपर में तो 3 या 4 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा आपका, 15 नंबर के क्वेश्चन। आप होटल में जाते हो समोसा खाने, कच्चा समोसा अगर दे देगा तो आप खा लोगे, पका हुआ समोसे का पैसा देने जाते हो ना आप। तो वही है भाई, आप क्वेश्चन जब पूरा सॉल्व करके दोगे ना तो नंबर पूरे क्वेश्चन का है ना। तो आप आधा अधूरा दोगे तो या तो आपको नंबर नहीं देगा सामने वाला, या देगा तो
चल यार कुछ तो किया है करके नंबर दे सकते हैं। तो आपने कुछ तो किया है करके उसका नंबर मिलेगा, लेकिन अगर पूरा सही बना दोगे तो 13 या 14 नंबर मिल जाएगा। वो भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। चलो, तो हमने अभी क्या किया, पूरे ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम थे उसको पूरा खाली कर लिया। ठीक है, अब अपन आते हैं एडजस्टमेंट में, और हम जानते हैं जितने भी एडजस्टमेंट में होते हैं, हर एडजस्टमेंट की कितने बार एंट्री होती है, 2 बार एंट्री होती है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। कभी भी क्वेश्चन में अगर मैनेजर कमीशन दिया रहेगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट में क्या दिया रहेगा, मैनेजर कमीशन, तो इसका जो एडजस्टमेंट है, इसका जो एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ही किया जाएगा। मतलब आपका जब तक ट्रेडिंग अकाउंट पूरा नहीं बनेगा और जब तक आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट नहीं निकाल लोगे, तब तक आप मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? क्योंकि मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन ही होती किसके ऊपर है, तो आपको नेट प्रॉफिट ही नहीं पता रहेगा तो कहां से मैनेजर कमीशन निकालोगे। आ रही बात समझ में? और मैनेजर कमीशन निकालते समय एक वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान देना, आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है। ठीक है, बाकी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी से कैलकुलेट होगा। तो मैनेजर कमीशन भले ही क्यों ना एक नंबर पर दिया हुआ एडजस्टमेंट में, अभी इसको हाथ भी नहीं लगाना। सेकेंड नंबर पर आ जाओ, इंक्रीज बैड डेट बाय 60,000। 60,000 से बैड डेट को बढ़ाना है। बैड डेट को 60,000 रुपए से क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ाना है मतलब नया बैड डेट बनाना है। तो चलो, बैड डेट हम जानते हैं हर एडजस्टमेंट की कितने बार एंट्री होती है, 2 बार। तो बैड डेट ले लो, तो यहां पर एंट्री करो 2 बैड डेट। अब यहां पर पुराना वाला लिखे थे तो वो ओल्ड था, और अब जो लिख रहे हो कौन सा है, कितना रुपए, 60। और हम जानते हैं जो भी चीज एडजस्टमेंट में रहती कितने बार एंट्री होती है, 2। तो एक बार हम कर लिए, अब दूसरी एंट्री कहां करोगे, यहां पे। ये माइनस होगा। आई बात समझ में? माइनस करने के बाद कितना बचा, हो गया 2 बार एंट्री। चलो अब आगे आओ, फिर आगे बोलता है मेक, देखो यहां पे फुल स्टॉप लगा है मतलब वो एडजस्टमेंट खत्म। अब बोलता है मेक प्रोविजन ऑफ 10% फॉर डाउटफुल डेट। ये एक एडजस्टमेंट है। डाउटफुल डेट का 10% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बनाना है 10%। तो जो बैड डेट माइनस करने के बाद अमाउंट आती है ना, उस अमाउंट पर प्रोविजन बनेगा। कितना आएगा, 34,000 आएगा। ये माइनस करो, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी कितना आएगा, 3,06,000। अब ये एक एंट्री हो गई 34,000 की, और दूसरी एंट्री कहां करोगे, यहां पे, यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 34,000। देखो पुराना वाला जो प्रोविजन था वो कहां आया था, और नया वाला प्रोविजन कहां आ गया, डेबिट में। इसकी भी 2 बार एंट्री हो गई। चलो अब आ जाओ इसमें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। अब डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है 5% का, तो वो किसके ऊपर बनेगा, 3,06,000 जो आया ना, डिस्काउंट 15,000, ये माइनस होगा। अब फाइनल अमाउंट बाहर जाएगी 15,300 का। आप दूसरा एंट्री कर दो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से। $15,300। और इधर कितना अमाउंट आ रहा है बाहर, 2,90,000। तो बताओ ये जो सेकंड नंबर का जो एडजस्टमेंट था, मैंने हर 3 एडजस्टमेंट थे इसके अंदर, एक तो डेड डेट का, दूसरा डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और तीसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। 3 एडजस्टमेंट थे, तीनों की 2-2 बार एंट्री कर लिया कि नहीं। ठीक, अब आगे देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन कराने का मकसद ही एडजस्टमेंट नंबर 1 है और एडजस्टमेंट नंबर 3 है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 रुपए, 1,50,000 की कॉस्ट का गुड्स, जिसमें जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग से जोड़ोगे 6%।
आग लग जाने के कारण क्या हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कब हुआ, 25 मार्च को। और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम आपको कितना रुपया देंगे, 1,13,000। तो क्या करेंगे इसका, तो एक छोटा सा वर्किंग बना रहा हूं, देखना ध्यान से। शायद आप लोगों को दूसरे तरीके से पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। लॉस बाय फायर, कितने का माल जल गया, कितने का माल जल गया, 1.5 लाख का। और 1.5 लाख रुपए इसकी क्या थी, प्लस CGST। आप लोगों को पता है कभी भी माल जल जाता है या डोनेशन पर देते हैं या फिर खुद घर के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, बताया हूं शायद पिछले क्लास में, तो वहां पर किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं होता है। अगर मान लो 1.5 लाख रुपए का माल हम बेचते तो सेल हो जाता, तो प्रॉफिट कमाते कि नहीं। मतलब 1.5 लाख की चीज को 1.5 में नहीं बेचते, बढ़ा के बेचते। तो जब हम चीजों की वैल्यू बढ़ा के बेचते हैं तो वहां पे वैल्यू एडिशन होता है। तो वैल्यू एडिशन जब भी होता है तो आउटपुट GST लगता है। अब यहाँ पे क्योंकि माल जल गया, तो जला तो क्या आंख को बोलोगे प्रॉफिट दे हमको, नहीं बोलोगे ना। तो वहां पे तो आपका माल जो जला कॉस्ट पे जला, तो वहां पे कोई प्रकार का वैल्यू एडिशन हुआ नहीं हुआ। तो यहां पर है ना GST क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो खरीदे थे माल तो इनपुट GST आया था, तो इनपुट GST को उतने रुपए से कम कर देते, और बेचते ना मान लो तो इनपुट को कम नहीं करते, आउटपुट को बढ़ा देते। जब वैल्यू एडिशन होता है तो आउटपुट बढ़ता है, और जब कोई ड्राइंग्स, सैंपल या फिर आपका आग वाग से जल जाना गुड्स, मतलब जहां पे किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर इनपुट को रिवर्स करते हैं। क्लियर है। तो देखो पहले तो अपन ये हिसाब लगा रहे कि कितने का नुकसान हुआ है, तो इनपुट CGST, इनपुट कितना आएगा, 1,50,000 का 6% करो तो कितना आएगा, 9,000 रुपए आएगा। तो 1,50,000 प्लस 18,000, यह आएगा आपका 1,68,000। टोटल लॉस बाय फायर माइनस 55,000 रुपए का नेट लॉस हुआ है। अब ये जो मैंने वर्किंग बनाया है, सुनो मेरी बात, इसको दिखाने के दो तरीके हैं। तो मैं जो आसान तरीका है वो बता रहा हूं, जिससे आप लोगों का वो जो रूल है ना एडजस्टमेंट की चीजों की 2 बार एंट्री होती है वो भी दिखेगी। क्लियर है मेरी बात, 2 बार दिखेगी। चलो सबसे पहली बात, लॉस बाय फायर को आप दिखाओगे कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। लॉस बाय फायर कौन सी अमाउंट को दिखाएंगे, जो कॉस्ट थी वो लिख दे। कॉस्ट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पे परचेज भी जो रिकॉर्ड होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। इसलिए इतना मटेरियल आया और इतना आग लग जाने से गया। अब इसके बाद ये जो इनपुट GST है, CGST और SGST, इसको इनपुट में माइनस कर दो। इनपुट CGST, इनपुट SGST क्या करना है, माइनस करना है। रिवर्स कर रहे हैं ना, तो रिवर्स मतलब उतना जोड़ दिए थे तो अब उसको आग लग जाने के कारण अब वो काम नहीं आएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा है आप लोग इनपुट GST और CGST, यहां पे माइनस हो जाएगा कितना रुपया, अब हमारा GST कितना बचा, इनपुट 10,400 10,400 बचा। अब ध्यान से सुनना, अभी इसकी एक ही एंट्री हुई है, अभी इसकी ये तीनों की कितने कितने बार एंट्री हुई है, एक एक बार एंट्री हुई है कि नहीं हुई है,
हुई ना। एक बार इसको कहाँ लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिए, और ये दोनों को कहाँ लिए, इनपुट इनपुट में माइनस कर दिए। अब ये जो 1,68,000 है, इसमें ये तीनों जुड़ा हुआ है कि नहीं बताओ। ये जाएगा आपका कहां, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। ये करने के साथ आपकी सेकेंड एंट्री पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसको आप लिखोगे तो डायरेक्ट आप तीनों को जोड़ दोगे एक साथ। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिख दो कितना, टू लॉस बाय 168,000। एक तरीका और है लिखने का, मैं सिखाऊंगा वो भी, पहले अभी शांति से देखो मैं जो कर रहा हूं उसको। ठीक है, एक तरीका और है। तो बताओ, ये तीनों की अलग अलग करके एंट्री करनी पड़ी, और 1,68 की किए तो इकट्ठा दूसरी एंट्री हो गई। अब सुनो, इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम लेना है, लेना है। आग लगी थी 25 तारीख को और लिखा है कि अगले साल इसका पैसा मिलेगा, मिला नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी अब हमको पैसा देगी, तो हमारे लिए एक प्रकार की आवक है कि नहीं है। तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। यहां लिख देता हूं, इसकी दो जगह एंट्री होगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम लिखोगे कितना, 1,13,000, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे तो इसलिए मिला नहीं है, इसलिए अपन ने यहां पे उसको खड़ा किया है, मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से। अगर मान लो मिल जाए रहता तो हम उसको कैश में जोड़ देते, मिला नहीं है ना, तो मिला नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में दिखेगा वो आउटस्टैंडिंग के नाम से या रिसीवेबल के नाम से। ये एंट्री समझ में आई। अब सुनो मेरी बात, तो मैंने 55,000 का क्या किया, कहीं एंट्री किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं सबकी दो दो बार एंट्री लिया कि नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को अब इससे ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूं, बस इतना ही बता दिया, मैं बात खत्म। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसकी सेकेंड एंट्री और थी, तो आप क्या करते मालूम है, यहां पर 1,13 नहीं दिखाते और यहां पे 1,68 नहीं दिखाते, ये दोनों का नेट निकालो तो कितना आता है, तो यहां लिख देते टू लॉस बाय फायर 55,000 बस। तो फिर ये दोनों को अलग अलग नहीं दिखाना पड़ता। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि ये वाले एडजस्टमेंट की दो बार एंट्री क्यों नहीं हुई। मतलब इसको दिखाने का दो तरीका होता है, होगा ना, होगा ना, अरे होगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, आई बात समझ में। इसको एक काम करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम यहां दिख रहा है, इसको यहां पर लॉस बाय फायर दिख रहा है आपको इधर, कितने का लॉस बाय फायर था, 168 का। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया जो क्रेडिट साइड का आइटम है, अगर उसको कहां दिखाते हैं, डेबिट में, तो किस में दिखेगा वो, तो नेट नुकसान कितने का हुआ, ये ज्यादा बेटर है दिखाना। हाँ, बाकी सब ठीक है, जो जहां जहां हुआ है वो सब ठीक है। एसेट साइड में तो 1,13,000 दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है, यहां दिखाना पड़ेगा 1,13। जो छेड़खानी है कहां करनी है, प्रॉफिट लॉस में। इतना समझ में आया कि नहीं आया, वो तो क्वेश्चन बनाओगे तब पता चलेगा। उसके बाद मैं किसी एक जन को नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। 20,000 एडवर्टीजमेंट का क्या है, जो कि पेमेंट अभी हो गया लेकिन बिलोंग कौन से साल को करते हैं, नेक्स्ट ईयर। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। और ये कहां दिखेगा, प्रीपेड, हो गई दो बार एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक 18,79,200 रुपए, कहां कहां दिखता है ये भी,
ये हो गया भाई, सुनो मेरी बात, सारी एंट्री हो गई, बस कौन सी एंट्री नहीं हुई है? मैनेजर कमीशन की एंट्री को छोड़ के बाकी सब हो गया। तो अब अपन एक काम करते हैं, पहले इधर पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। देखो इधर पहले तो परचेज के अमाउंट को बाहर निकालो और सेल के अमाउंट को बाहर निकालो। बारह 97,000 माइनस 84,000, 12,13,000 और 27,36,000। चलो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा पहले टोटल लगा लो। 27,36,000 प्लस 1,50,000 प्लस 18,79,200 रुपए, तो 47,65,200 रुपए आ रहे के टोटल। चेक करो, 47,47,65,200 4765, यहां जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 17,44,500 माइनस 12,13,000 16,08,300 आया। यह आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। यह आया आपका क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कर लो, आंसर आया है 16,08,300। आ गया ना, मैं भी तो कैलकुलेट किया भाई। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे। $16,08,000 अब सुनो, एक छुपा हुआ एडजस्टमेंट था, याद है जो मैं बताया था, अशोक का लोन वाला। तो ये कैसे निकलेगा? उसको लोन दिए थे 1,00,000 रुपए का 5% के हिसाब से साल के शुरुआत में, तो उसके ऊपर ब्याज कितना बनता है? 1,00,000 का 5% करोगे तो 5,000। लेकिन ब्याज कितना दिया हुआ है? 2,500, मतलब हमको मिला है तो 2,500। टोटल मिलना था 5,000, मिला है 2,500, मतलब आधा ब्याज मिला है तो आधा नहीं मिला है। आधा मिला है मतलब आधा नहीं मिला है, तो आधा जो नहीं मिला है वो एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अशोक लोन। तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, यहीं पे ऐड कर दो। हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट, तो 1,00,000 इंटू 5/100 माइनस 2,500 कर दो, कितना आएगा? तो दोनों जोड़ के बाहर कितना जाएगा? और जब आप लोग ये बनाओगे, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट, तो यहां पर भी लिखोगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अशोक लोन। यह आएगा, हाँ वो भी ऐसे ही करते, वो उल्टे साइड जाता। हाँ, उसमें आउट स्टैंडिंग लिखते। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट बाहर निकालनी थी निकाल लिए है। अब आपका सिर्फ एक, मतलब एक ही एडजस्टमेंट बचा है, वो कौन सा बचा हुआ है? बाकी सब हम कर लिए, ठीक है। तो अब आप लोग मैनेजर के कमीशन के एंट्री को छोड़ के बाकी पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लो। मैनेजर के कमीशन की एंट्री को छोड़ दो और नेट प्रॉफिट निकालो। कितना आ रहा है बोलो? $17,33,300। 17,33,300 माइनस ये सब कर दो, माइनस
72,500 माइनस 82,000 माइनस 75,400 माइनस 40,000 माइनस 33,000 माइनस 60,000 माइनस 34,000 माइनस 15,300 माइनस 55,000, एक 12,66,100। नेट प्रॉफिट बिफोर है ये। अभी मैनेजर कमीशन दे दियो क्या? नहीं दियो। तो ये जो आया है अभी क्या आया है? बिफोर वाला आया है। बिफोर मैनेजर के कमीशन को देने के पहले का प्रॉफिट। कितना? 1266,100। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये प्रॉफिट को नीचे उतार दो। इसी अकाउंट के ही नीचे उतारना है। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 1266,100। अब यहां लिखोगे टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या बोलता है? कितना परसेंट है किस पर? मैनेजर कमीशन है 10% उस नेट प्रॉफिट पर जो नेट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन देने के बाद आएगा, बाद, आफ्टर। तो भाई मैनेजर कमीशन की अमाउंट ही नहीं मालूम है तो मैनेजर कमीशन को देने के बाद का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा आपको? तो याद करो, मैंने आप लोगों को कुछ रूल लिखवाया था। मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कुछ रूल लिखवाया है आप लोगों को, याद है कि भूल गए? पढ़ो। If manager commission is calculated on net profit before manager commission और if manager commission is calculated on net profit after manager commission, तो क्वेश्चन में आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? मैनेजर कमीशन बिफोर लिखा है कि अंदर में आफ्टर लिखा है? यहां पर आफ्टर लिखा है, लेकिन जब फॉर्मूला जब होता है ना तो फॉर्मूला में हमेशा बिफोर वाला ही लेते हैं। मैनेजर और नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? तो मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। कितना है? 1266,100 इंटू रेट कितना है? 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, 115,100। अच्छा 100 प्लस 10 होगा, मैं गलती से लिख डाला हूं उसको। वो किसी भाई ने 110 बोल दिया था ना करके, मेरे दिमाग में 110 आ गया। हाँ, तो 1266,100 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, तो 115 100 आया। तो अब देखो 2 नेट प्रॉफिट कितना आएगा? ये देखो क्रॉस चेक कर लो, इसका 10% निकालो ना डायरेक्ट, ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका 10% निकाले तो ये आया कि नहीं आया? मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसका 10% मैनेजर कमीशन था और यही अमाउंट नहीं मालूम थी, तो कहां से 10% निकालते उसका? इसलिए इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन वाला। क्लियर है? बस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ, तो इसका टोटल मार दो 1266,100, 1266,100। आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं आया समझ में? ये वाला आपने अभी मैनेजर कमीशन निकाला बिफोर वाला, ये करना ही है, ये समझना नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। यहां पर आप अगर दिमाग लगाने बैठोगे तो यहाँ पे है ना, कोई अकाउंट का रूल नहीं लग रहा है, मैथ्स का रूल लग रहा है पहली बात। तो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि समझ में नहीं आएगा, तो आप घूम जाओगे। ठीक है? यहाँ पे जबकि जमाना बोलते हैं ना, यूनिटरी मेथड, वैसा ही टाइप का कुछ काम हो रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन आप निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि मैनेजर का कमीशन आएगा। मैनेजर कमीशन किस पर आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर
मैनेजर कमीशन पर। तो और आपको क्वेश्चन में क्या पता है, बिफोर पता है, तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला रट के जाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर क्वेश्चन में बोल देता कि मैनेजर का कमीशन जो निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, तो रेट अपॉन 100 कर लेते इज्जत से। क्लियर है? तो आपको इसलिए मैंने बताया, ये देखो पढ़ो, मैनेजर का कमीशन, इफ मैनेजर कमीशन इज कैलकुलेटेड और नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, तो क्या लगेगा, रेट अपॉन 100। बोला ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों बताऊं, निकाल लो 1,66,000, 16 लाख का 10% निकालो, 10/100 कर लो तो आ जाएगा बस। तो हाँ, यहां पर 100 प्लस रेट करना है। चलो देखो, तो ये हो गया। अब 11,51,000 को हम क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे, ₹15,00,000 प्लस ड्रॉइंग्स माइनस होगा, माइनस 3,25,000 प्लस 11,51,000, 23,26,000। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट का टोटल मार लो। अरे जीएसटी की एंट्री छुटी हुई है, जीएसटी की एंट्री छुटी हुई है, रुको। इनपुट जीएसटी अपना कितना था, 10,400, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इतना था, तो नेट कितना आ रहा है, 38,000 माइनस 10,400, यह आता है 27,600, और ये भी आएगा 27,600। ये हाँ नेट आउटपुट आ रहा है। हाँ तो यहां पर लिखो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, कितना 27,600, 27,600। मैनेजर कमीशन की सेकेंड एंट्री तो लेना पड़ेगा ना आप लोगों को। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना आया था अपना, 1,51,000, हाँ 11,51,000 अब कितना आ रहा है बोलो भाई, अब 2809,300, 2809,300